द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, हमने रीतिकाल के विषय में पूर्व की कक्षाओं में जानकारी प्राप्त की है। रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल का नामकरण, रीतिबद्ध कवियों की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। इनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस कक्षा में आज रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीतिकाल के स्वच्छंद धारा के कवि रीतिमुक्त कहे गए हैं। कवि घनानंद इस धारा के सिरमौर कवि हैं। स्वच्छंद काव्य धारा की कई विशेषताएं हैं। हम इन विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे प्रथम विशेषता है प्रेम की स्वतंत्रता। यह इस धारा के कवियों की पहली व प्रमुख विशेषता है। ये कवि प्रेमी जीव थे तथा उमंग से कविता लिखते थे। ये शुद्ध प्रेमी थे। प्रेम भावना की अभिव्यक्ति ही कविता का विषय बनी है। उनके काव्य में भी प्रेम का यह स्वरूप शायद ही आ पाता यदि वे मनोवेगों के प्रभाव में बहकर कविता न लिखते। घनानंद के विषय में तो इनकी पंक्तियाँ सच्ची गवाह है। कहते हैं, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इनका प्रेम इसी पेंट को पाकर राजमार्ग पर शुद्ध सात्विक भाव से चलने लगा। इन कवियों ने प्रेम को शारीरिक भूख की तृप्ति का साधन ही नहीं माना है, वरन इससे आगे जाकर वह अलौकिकता की ओर भी झुका हुआ है। कहते हैं कि घनानंद की सुजान लौकिक होकर भी अलौकिक है। प्रेम का बाह्य पक्ष इसी कारण कमजोर हो गया है और इसके विपरीत अंतर पक्ष प्रसार पाकर शक्ति संपन्न हो गया है। रीतिकाल के दूसरे कवियों ने प्रेम व श्रृंगार का काव्य लिखे हैं। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने लिखा है कि लोग 1/4 भक्त होते थे, 1/4 प्रेमी और 2/4 कवि और आचार्य। इसलिए स्वच्छंद प्रेम का एकाकी रूप ये काव्य में नहीं दे सके। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में प्रेम की चपलता आदि का अभाव है। दूसरा बिंदु आता है भावना प्रधान। ये कविता प्रेम की शुद्धता व निश्चित अभिव्यक्ति के कारण भावना को अधिक महत्व देती है और साथ साथ भावना प्रियता हमें प्रेम पद्धति में तो मिलती ही है, कविता की भाषा में भी दिखाई देती है। डॉक्टर गौड़ का कथन है कि बुद्धि को तो इन्होंने गौण स्थान दिया है, प्रधान स्थान तो भावना या रीति को ही प्राप्त है। रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर, पर स्वच्छंदता काव्य की रानी है। अनुभूति व बुद्धि उसकी दासी है। घनानंद के शब्दों में रीज सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बावरी है, वे करिदासी। यह धारा भाव प्रेरित है, बुद्धि वेदित नहीं। इस कारण अनुभूति की गंभीरता दिखाई देती है, जो कविता का आंतरिक गुण है। तीसरा बिंदु है प्रेम का पक्ष। इन कवियों ने प्रेम के लौकिक पक्ष को स्वीकार किया था। इन कवियों में रसखान, बोधा, ठाकुर आदि प्रेम के अनुभूति पक्ष के गायक हैं। ठाकुर और बोधा की कविताओं का लोक पक्ष बड़ा संयत है। कष्टों से पीड़ित प्रेमी भी प्रेम मार्ग से विरत हो सकता है। सच्चा प्रेमी इन बाधाओं से नहीं डरता, वह अपने जीवन की साधना पूर्ण करता है। बोधा और ठाकुर दोनों ने प्रेम के निर्वाह पक्ष पर बल दिया है। वे लिखते हैं, यह प्रेम का पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। अगला बिंदु आता है कृत्रिम व्यापार। इस धारा के कवियों ने प्रेम के मार्ग में बाहरी अस्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया है तथा स्वाभाविक व आंतरिक अनुभूतियों को प्रधानता दी है, जिसके आधार पर ये सफल व सच्चे प्रेमी कहलाए। बोधा व ठाकुर प्राय यही कहा करते हैं कि प्रेम को उद्घाटित करने का अर्थ भी उसका उपहास करना है। उसके लिए घनानंद की ये पंक्तियाँ प्रयुक्त है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं।
अगला बिंदु आता है प्रबंध निपुणता। प्रबंध निपुणता इन कवियों में सामान्यतः कम मिलती है। आलम और बोधा ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना अवश्य की है। लोक जीवन। रीतिकालीन सभी कवि लोक से विमुख होकर चले थे। उन्हें प्रेम की प्रमुख बत्तियां और गलियों में घूमने से ही समय न था जिससे वे लोक या समाज के जीवन को अपनाते। हाँ, स्वच्छंद मार्गी कवियों ने लोक जीवन के मंगल पक्ष को ग्रहण किया है। प्रसिद्ध त्योहारों व पर्वों पर रीतिमुक्त शैली में रचना उपलब्ध होती है। आत्म विवेचन। रीति मार्ग का अनुसरण करने वाले कवि प्रेम को अपना न बना सके। उन्होंने बुद्धि से सोच विचार कर प्रेम को सखी, नायिका, दूती आदि के हृदय में प्रतिष्ठित करने का यत्न किया है। अतः इसमें पूरी तरह कृत्रिमता है। जबकि रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम किया, उसका अनुभव किया, विरह को सहा, तब कहीं उमंग के रूप में कविता उनकी वाणी का आधार पाकर फूट पड़ी। अतः इन कवियों का प्रेम जीवनगत है। प्रेम की है आत्मानुभूति हमें उर्दू के शायरों में मिलती है। संयोग और वियोग। इन कवियों ने संयोग कभी समझा ही नहीं। केवल प्रेम की पूर्णता प्रतिष्ठित करने के लिए विरहाग्नि में तप तप कर उनका कंचन वर्णी रूप दिखाया है। कभी संयोग हुआ हो तो भी उसमें वियोग का ही आभास हुआ है। इनका विरह रीति मार्गी कवियों से पृथक है। रीतिबद्ध कविता में विरह का वर्णन शास्त्रानुमोदित है। वहाँ पर कभी तो माघ मास में लू चलती है। वो सखियाँ जाड़ों में वीरिणी नायिका को देखने के लिए गीले कपड़े पहनकर आती है। रीतिमुक्त कवियों ने इसके विपरीत आत्मानुभूति को काव्य का विषय बनाया है। व्यक्तिगत जीवन की निराशा और पीड़ा में काव्य के दात्तीकरण के परिणाम स्वरूप इनकी कविताओं में प्रभाविता व मार्मिकता अधिक है। इसके साथ ही विरह की वेदना अनुभव गम में अधिक है। कहना यह है कि रीतिमुक्त कवियों की तरह वीर वेदना को समझाने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। समुझी कविता घन आनंद की है, ही आँखिन नेह की पे तके। ऋतु वर्णन। इसकी परिपाटी अत्यंत प्राचीन है। रीतिकाल के रीतिबद्ध रीतिमुक्त दोनों कवियों को 2 ऋतुएं बड़ी प्रिय रही है, पावस और बसंत। घनानंद के पद में अंतःकरण की व्याकुलता व विरह अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है। कारी क्रूर कोकिला कहाँ को बेर काटत रे, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोर ले। अगला बिंदु है भक्ति भावना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिबद्ध कवियों को शुद्ध भक्त न मानकर प्रेम व उमंग के कवि माना है, जो उचित है। कृष्ण भक्त की ओर इनके उन्मुक्त होने के कारण वैयक्तिक जीवन में इन्हें प्रेम क्षेत्र में निराशा हुई थी और इसी कारण वे भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए। घनानंद भक्ति संप्रदाय में दीक्षित होकर भी सुजान नाम नहीं भूले। श्री कृष्ण को सुजान, जान, ज्ञान राय आदि नाम से संबोधित किया गया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हृदय की टिस तो अंत तक बने रही। सौंदर्य चेतना और सौंदर्य वर्णन। ये कवि सौंदर्य के प्रति भी बड़े जागरूक थे। इनकी दृष्टि बाह्य सौंदर्य पर इतनी नहीं गई है जितना आंतरिक सौंदर्य पर। मन के सौंदर्य की बड़ी ही सुंदर तस्वीर उतारी है। स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण कुशलता से किया गया है। घनानंद के लिए तो यह कहा जा सकता है कि इनकी कविता को वही समझ पाता है जो सुंदरतानि के भेद को जानता है। लज्जा भरी चितवन, सरस वार्तालाप और स्मित भंगिमा का चित्रण इन कवियों की कविताओं में मिलता है। वहे मुस्कान वहे मृदु बतरान वहे लड़किन बान अति उर्मे आरती है। वहे गति लेन ओ बजावन ललित वैन वहे हंस देन हीरा तेना डरती है। अगला बिंदु है शिल्प सौंदर्य। इस विवेचन के उपरांत कहा गया है कि कवियों की दृष्टि कला से ज़्यादा भाव की ओर थी। घनानंद ने भी
अन्य कवियों की तुलना में कला को कम महत्व दिया है। सभी स्वच्छंद धारा के कवियों के संबंध में घनानंद की पंक्ति कही जा सकती है कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका कला पक्ष कमजोर है, वह तो व्यवस्थित, समृद्ध एवं परिमार्जित है, क्योंकि भावानुमोदित है और भाव भाषा के सहचर है। लोकोक्ति व मुहावरों से भाषा को समृद्ध बनाया गया है। घनानंद ने आगे के कवियों को मार्ग प्रशस्त किया है। लाक्षणिक व ध्वन्यात्मकता शब्दावली के प्रयोग से आचार्य शुक्ल का मत है कि लक्षणा और व्यंजना का मैदान इतना विस्तृत व खुला था, फिर भी उसमें दौड़ लगाने की पहल घनानंद ने की। भाषा पर इनका अचूक अधिकार था। अलंकारों की मानवीकरण और संवेदना, ध्वन्यात्मकता, विरोधाभास के सुंदर प्रयोग घनानंद के काव्य में मिलते हैं। इस धारा का अपना अलग महत्व है जो समुचित रीतिकाल से अपना संबंध व्यक्त करती है। इस तरह से रीतिमुक्त कवि वास्तव में वो कवि थे जो परंपरागत परिपाटी से न बनकर रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि ही रीतिमुक्त कवि कहलाए। धन्यवाद।